Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to study very important, that is credit creation by the commercial bank. It is very important for long क्वेश्चन. आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है डेफिनेटली उसमें ये आ सकता है, भले वो 5 मार्क्स का हो 6 मार्क्स का हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको लिखना कैसे है, अटैम्प्ट कैसे करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं सब इस वीडियो में आपको दे दूंगा विद द हेल्प ऑफ योर कंटेंट बुक. तो ये लेक्चर आप जरूर देखिएगा. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है. देखिए, क्रेडिट क्रिएशन कई बच्चे ये सोचते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है नोट छापता है. नहीं, उससे क्रेडिट क्रिएट नहीं होता है. नोट तो सिर्फ आरबीआई ही, या जो नोट्स प्रिंट है या नोट्स इशू है वो सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है हमारे कंट्री में. दैट इज़ अ सेंट्रल बैंक बेसिकली. ओके, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है. जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो जो मनी है बेसिकली, जो पैसा है, मनी सप्लाई को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मनी सप्लाई को एक्सटेंड करते हैं. उसकी वजह से मनी क्रिएट होता है. अब इसका एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना होता है बेसिकली. तो सबसे पहले आपको यहाँ से लिखिएगा, कमर्शियल बैंक्स आर द यूनिक कमर्शियल बैंक्स आर द यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एक यूनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स विच आर एबल टू क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट मनी. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आपको ध्यान रखना कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का सिर्फ जो फीचर है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के पास ही होता है. अगर आप बोलेंगे कि कोई दूसरी जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपका एलआईसी है, क्या वो मनी क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता है, ध्यान रखना. ठीक है, वो भले लोन एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, वो और भी कुछ मतलब बैंकिंग के कुछ चीज़ें कर सकता है, कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती है उनको. लेकिन जो मनी क्रिएशन है, जो लार्ज अमाउंट में मनी क्रिएशन होता है, जो बेसिकली आपका मनी सप्लाई का जो प्रॉपर जो तरीका होता है, जो प्रॉपर जो प्रोसेस होता है, वो हमारा कमर्शियल बैंक ही करता है. बेसिकली मनी क्रिएशन है क्या, क्रेडिट क्रिएशन है क्या, जो एक सिंगल अमाउंट ऑफ मनी से उसको कई बार उसको बेसिकली यूज़ करके उसको डिफरेंट पर्पस में यूज़ करके उसको क्या करना है, बेसिकली आप ऐसा समझिए कि उसको अलग अलग तरीकों में यूज़ करके उसे और बढ़ाना है. वो कैसे, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा. अभी आपको थोड़ा सा हौच पौच होगा, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखो इसके कुछ एजम्पशन है. मैं आपको पहले प्रेफर करूंगा कि आपको सीधा मैं आपको पहले प्रोसेस समझाऊं इसका विद द हेल्प ऑफ दिस. अब आपको ये बनाना ही बनाना है. देखो, ये आपको यहाँ से टेबल पूरा यहाँ तक आपको लिखना ही लिखना है. ठीक है, ये आपको बनाना है. तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ ये जो शेड्यूल है उसी के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे. देखो, इसके लिए कुछ एजम्पशन लेने पड़ते हैं. पहला एजम्पशन है कि हमारा जो लीगल रिजर्व रेशियो, जैसे मान लो कि बैंक में 1000 रुपीज़ अगर किसी ने डिपॉजिट किए हैं, तो 1000 उठा के किसी दूसरे को लोन नहीं दे देता है बैंक, है ना. आज आपने 1000 रुपये जमा किए हैं, तो आप ऐसा नहीं, बैंक नहीं करेगा कि वो 1000 रुपये फिर किसी और को दे देगा. नहीं, उसमें से कुछ परसेंट उसे रखना पड़ता है. दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो जिसे बोलते हैं. ठीक है, तो मान लो वो 20% है. अगर 20% है तो मतलब 1000 का 20% हो गया आपका 200 रुपीज़. 200 रुपीज़ जो बैंक्स है उनको सेफ रखना ही रखना है. उनको 1000 में से निकाल के फिर ही लोन एक्सटेंड करना है. मतलब 800 ही लोन वो आगे दे सकते हैं. पहला एजम्पशन ध्यान रखना, ये पहला एजम्पशन है. दूसरा एजम्पशन ये है कि मान लो आपने सबसे पहले जो बैंक ऑफ बड़ौदा से आपने जो है कोई ट्रांजैक्शन किया 1000 का ऐसे डिपॉजिट किया, तो अगला जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक टू बैंक होना चाहिए. ठीक है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कैश विड्रॉ नहीं होगा. मतलब आपने अगर जो लोन लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक दिया है, तो वो किसी दूसरे बैंक में जाएगा. ठीक है, मतलब बेसिकली एक तरह का बैंक टू बैंक यहाँ पे एक तरह का वो होना चाहिए, एक तरह का प्रोसेस होना चाहिए. कहने का मतलब है देर शुड बी नो कैश ट्रांजैक्शन. यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, आपके बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होंगे. ठीक है, दो एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला, जो लीगल रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है वो रखना ही पड़ता है. और दूसरा मेन एजम्पशन ये है कि जो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो बैंक टू बैंक होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं होगा बैंक से आप निकाल के कैश ले आए, क्योंकि हमने लोन ले रहे हैं, फिर वो बैंक आपको लोन चेक प्रोवाइड करेगा, आप अपने उसमें किसी को प्रोवाइड करेंगे तो चेक से ही आगे देंगे. तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होंगे. ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए होगा क्या. सबसे पहले आप गए बैंक ऑफ बड़ौदा में, आपने 1000 रुपये जमा कर दिए. ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसको क्या मानेगा, इंक्रीज इन डिपॉजिट्स मानेगा. राइट, बैंक के लिए वो डिपॉजिट्स बढ़ गए, इसलिए इंक्रीज इन डिपॉजिट हो गया. उसमें 200 रुपये तो वो हाथ लगा ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा लीगल रिजर्व रेशियो जो कि हमारा फर्स्ट एजम्पशन है, उसमें से 800 रुपीज़ जो है वो लोन दे सकता है. मतलब जो इंक्रीज इन लोन्स का जो अकाउंट है वो 800 रुपये से बढ़ जाएगा उनका. अब मान लो वो 800 रुपये किसी को लोन दे दिया गया है और वो जो पैसा है वो चला गया दूसरे बैंक में.
दैट मैंने बोला था बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होंगे यहाँ पे, कैशलेस मतलब कहने का मतलब है इट विल बी फ्रॉम बैंक टू बैंक, यहाँ पे कैश का कोई मतलब नहीं होगा। दूसरी बात है यहाँ पे अब वो 800 रुपये किसी तरीके से जो भी जिसको लोन दिया है या वो किसी दूसरे के अकाउंट में चले गए, दैट इज़ अ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये होता भी है, बहुत लार्ज अमाउंट में होता है इंडिया में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मान लो कि सेकंड राउंड, ये हमारा फर्स्ट राउंड था, सेकंड राउंड अभी 800 इसमें आ गए हैं। अब 800 रुपीज़ में भी ये क्या करेगा, 20% अगेन इसका जो है कट कर लेगा, तो कितना हो गया 160 अपने पास रख लेगा, बाकी 640 फिर लोन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। मतलब ये पहली बंदे ने यूज़ किए, फिर अब दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है, अब ये 640 फिर तीसरे बैंक में जाएंगे, ठीक है। तो 640 का फिर 20% 128 रखा जाएगा और 512 जो है आपको लोन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब 512 फिर फोर्थ राउंड में जाएगा, ठीक है, उसका फिर आपका 20% ही रखना है, फिर उसका जो आपका जो 80% है बेसिकली वो ये आ जाएगा। ऐसे चलते 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 अब आप देखिए 1,000 रुपये थे, वो 1,000 बन के कितने हो गए हैं 5,000। इसे बोलते हैं मनी क्रिएशन, इसे बोलते हैं मनी क्रिएशन कि 1,000 रुपये बेसिकली कितने टाइम्स वो घूम फिर के वो कई जानों को हेल्प करके, कई जानों को मतलब सपोर्ट करके वो कई गना मल्टीप्लाई हो जाता है। अब फाइनली आप बोलेंगे सर 1,000 से 5,000 रुपीज़ कैसे आया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ इंक्रीज इन डिपॉजिट, ओके, इंक्रीज इन डिपॉजिट इक्वल टू 1/RR इंटू डेल्टा डी, ठीक है। तो 1/RR कितना, 20% था आपका रिजर्व रेशियो, और आपका जो इंक्रीज इन डिपॉजिट कितना था 1,000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे अपॉन 100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, और उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5,000 रुपीज़। तो मतलब वो 1,000 आपका कितना बन जाएगा, 5,000 बन जाएगा। वो कैसे आया आपका, वो आया आपके इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे आ सकते हैं एग्जाम में कि आपके मान लो कि 1,000 इनिशियल इंक्रीज इन डिपॉजिट्स है, तो ये अगर उसका 20% है, 30% है, 40% है, जो भी आपको लीगल रिजर्व रेशियो दिया होगा, वो कितना बेसिकली फाइनली आपका जो है टोटल अमाउंट जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इट विल जनरेट, सो थस ऑन द बेसिस ऑफ द initial deposit of the 1,000 rupees, the banking system as a whole is able to generate the bank of rupees 5,000। तो 1,000 के इनिशियल डिपॉजिट से वो 5,000 को जनरेट कर पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेरी सिंपल, इसका एक फॉर्मूला है, द 1/RR इज अबव फॉर्मूला इज नोन एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो इसको डिपॉजिट मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, ध्यान रखिएगा, वो चैप्टर 12 में था, विच इज डिनोटेड बाय के, उससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर है। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है या क्रेडिट मल्टीप्लायर है, तो डिपॉजिट या क्रेडिट मल्टीप्लायर आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, आपका बैंकिंग से रिलेटेड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 गुना बढ़ा है, वैल्यू ऑफ ये 5 टाइम्स से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं फिर से। तो आपको लिखना कैसे है, लिखना देखो इसको बहुत ज़्यादा, अब ये जो है ऑलरेडी जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि पहले 1,000 रुपीज़ वो बैंक में आएंगे, फिर बैंक उसका 200 रुपीज़ रखेगा, 800 रुपीज़ वो कस्टमर को देगा, फिर ये जो 800 रुपीज़ है वो बोरोवर यूसेस करेगा बाइंग गुड्स फ्रॉम सम ट्रेडर्स बाय मेकिंग पेमेंट बाय ड्रॉइंग अ चेक। ध्यान रखना वो चेक से पेमेंट करेगा, ये अज्यूम मैंने बोला था बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होंगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज द ट्रेडर हैज हिज अकाउंट इन यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक में है, सो ही विल डिपॉजिट हिज check of rupees 800 in Union Bank of India to be collected from Bank of Baroda on the behalf of, as the result 800 रुपीज़ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर 800 रुपीज़ लोन लिया है और उसे फिर वो पेमेंट करनी है किसी को, जिसको उसका बैंक मान लो अकाउंट है किसी दूसरे अकाउंट में है, यूनियन बैंक में है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, कोई भी बैंक आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। वो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देयरफॉर यूनियन बैंक हैज़ गॉट डिपॉजिट। अब यूनियन बैंक के पास 800 रुपये आ गए हैं, अब यूनियन बैंक उसका फिर 20% रख लेगा, 160 रख लेगा, 640 फिर दे देगा। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टेंड्स टू हैव अ सरप्लस, अब यूनियन बैंक के पास 640 आ गए इंक्रीज इन लोन अकाउंट में, तो वो फिर बिजनेसमैन को लोन देगा, ठीक है। अब वो लोन देगा, उसने चेक काट के लोन दिया, लेट सपोज 640, अब वो फिर ऑब्वियसली बात है किसी दूसरे अकाउंट में मान लो आप किसी उस बंदे ने किसी को पे करना है, और जिसको पे करना है उसका अकाउंट आपका ICICI बैंक में है, तो फिर वो बैंक क्या करेगा, उसका 20% काट के फिर ऐसे चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा फाइनली, वो सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला फाइंड करके आप निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 या 4 राउंड दिखाने हैं, आप 3 राउंड भी दिखा सकते हैं, दैट्स इनफ। अगर टाइम है तो 4 राउंड दिखा दीजिए, अदरवाइज 3 राउंड तो दिखाने ही दिखाने हैं, ठीक है। 3 राउंड्स आर कंपलसरी। उसके बाद आप डॉट डॉट करके फाइनली ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो वैल्यू आपकी निकलेगी 1/RR इंटू डेल्टा डी, दैट इज़ 1/20% इंटू आपका 1,000, वो आपका आ जाएगा 5,000।
अब पूछेंगे सर ये दोनों वैल्यू कैसे आई। वेरी सिंपल है, देखो 5000 का हम निकालेंगे 20%, क्योंकि 20% क्या है, टोटल कितना रिजर्व रेशियो आया है वो आपका आएगा अपॉन 100 होगा, सॉरी, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 1000। देखो 1000 आ गया, ठीक है। तो इसका जस्ट सिंपली अगर आप 20% जितना भी लीगल रिजर्व रेशियो है वो आप क्या करेंगे, वो रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका 4000 आ जाएगा। वेरी सिंपल, फिर से बता रहा हूँ, ये आपको पता लगेगा, ये इससे आएगा, ठीक है। अब 1000 कैसे आया, इसका 20% निकाल लेंगे, क्योंकि 20% तो टोटल हमारा क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो है ना, वो किस पे लगा, 5000 पे लगेगा, ऑब्वियसली बात है। 5000 में से तो हम सेव कर रहे हैं, है ना, तो मतलब जो रिजर्व रेशियो है हमारा वो आएगा 1000, ये आपका 1000 आ गया, मतलब 5000 टोटल था, उसमें से 1000 रिजर्व है और बचा कितना, 4000, ठीक है। तो 4000 हमारा लोन एक्सटेंड होगा। क्लियर हो गया, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे, आप देखो ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है ये तो आप अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिखने की, इसको यहाँ से रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। तो बेसिकली मेन आपका इसमें यही है, आपको क्या करना है, ये वर्किंग दिखानी है। सबसे पहले आपको लिखना है कि जो क्रेडिट क्रिएशन है ये प्रोसेस यूनिक प्रोसेस होता है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स का, ऐसा नहीं होता, ना ही ये कोई दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वो इसको कैरी आउट नहीं कर सकते। जैसे LIC हो गया, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कोई जैसे फाइनेंस कंपनी आ गई हो गई, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, वो क्रेडिट मनी क्रिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके तो काम ही यही है, तो जो मनी क्रिएशन है वो सिर्फ बैंक ही कर सकता है, उन्हीं की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आपको ये सिंपल टेबल बनाना है, टेबल के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक लिखना है, और ये आपको पता लगेगा कैसे बना लिखना है। उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, ये लिखना है सिंपली कि आपका जो फर्स्ट राउंड में आपका 1000 रुपीज़ किसी ने डिपॉजिट किया, उसको उसमें से 200 रुपीज़ उनका लीगल रेशियो हट गया, 800 रुपीज़ जो है आपका आपके अकाउंट में आ गया। फिर कि आपको क्या है, आपके अकाउंट में आ गया, फिर आपको जब आपके अकाउंट में आपने ऐसा लोन लिया बैंक से, तो आपको किसी दूसरे को पे करना है, और जिसको पे करना है उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। फिर आपने क्या किया, चेक काट के उसको दे दिया, वो उसने अपने बैंक में लगाया, फिर उस बैंक ने 160 रुपये काट के 640 लोन दे दिया। फिर अब 640 जिसको दिया, अब मान लो उसको आगे पे करना है, तो वो, और जिसको पे करना है उसका ICICI बैंक में है, तो उसका फिर 640 का फिर 20% कट गया, फिर 512 आ गया। तो आपके 3 राउंड आप दिखा सकते हैं, उसके बाद डॉट डॉट करके आप सिंपली ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसके फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। तो ये आपको शो करना है। अब एक्सप्लेनेशन में आपको बोला था मैंने, तो सबसे मैंने लिखना कैसे फिर से बता रहा हूँ मैं फाइनली आपको, ठीक है, पूरी ये बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप एजम्पशंस लिख सकते हैं, एजम्पशंस अपने मन से भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो एजम्पशंस होंगे वो ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो है एजम्पशन जो है ध्यान रखे जाएंगे कि वो बैंक टू बैंक होंगे, ठीक है, बैंक टू बैंक लोन्स प्रोवाइड होंगे, और दूसरी बात है उसमें से जो रिजर्व रेशियो वो 100% कटेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एजम्पशंस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वी हैव टू टेक द सिचुएशन कि जो मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम है, कोई इसमें एक बैंक नहीं है, ध्यान रखना है। ये एजम्पशन है कि अलग अलग बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मीन्स फ्यू मतलब कई बैंक है। उसके बाद ये अज्यूम करना है कि लीगल रेशियो 20%, मतलब जितना भी जो RBI डिसाइड करता है वो होगा ही होगा। फिर उसका जो एक्सेस ऑफ 20% है, जैसे 80% जो बचा है वो लोन एंड एडवांसेस दिए जाएंगे, ठीक है, और वो जो लोन एंड एडवांसेस दिए जाएंगे वो बैंक टू बैंक होंगे। इट विल बी गिवन ऑन द assumption दैट इट विल बी बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, या चेक से ही बेसिकली जो है वो पेमेंट होगी, ठीक है। ये आपको एजम्पशंस ध्यान रखने हैं। तो इसके बाद आपको कुछ ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ पावर टू क्रिएट मनी, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बैंक के पास ही क्या होती है, पावर होती है बेसिकली क्या करने के लिए, मनी क्रिएट करने के लिए। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट, ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सो बैंक क्रिएट डिपॉजिट्स इन द प्रोसेस of advancing loans to its customers. In fact, bank deposits are created in 2 ways. One, customers deposit currency or cash with commercial banks. सच डिपॉजिट इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। तो वेरी सिंपल, जो डिपॉजिट्स आप बेसिकली जो कस्टमर्स होता है अपनी करेंसी या पैसा डिपॉजिट करता है बैंकों में, उसे प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। सो बैंक प्ले अ पैसिव रोल इन क्रिएशन ऑफ सच डिपॉजिट्स सिंस दिस डिसीजंस ऑफ द कस्टमर्स which determines how much cash would be deposited in them on banks. On this basis deposits bank customers are able to make payments on the use of checks. तो इसी की हेल्प से बेसिकली क्या कर पाते हैं कि जो बैंक्स है वो आगे चेक प्रोवाइड कर पाते हैं, आगे लोन्स प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। द सेकेंड वे
द बैंक क्रिएट द डिपॉजिट इन विच दे ग्रांट लोन्स, ऑब्वियसली बात है। तो सबसे पहले देखो दो ही चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहला है कि कैसे क्रिएट हो पाता है, वेरी सिंपल, जब एक प्राइमरी डिपॉजिट से बैंकों के पास पैसा आता है। दूसरी बात है जब सेकंड वे क्या होता है, जब बैंकों में अब बैंक जो है लोन्स प्रोवाइड करते हैं। जब दूसरे को लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उनसे चार्ज करते हैं, उसकी वजह से फिर वो दूसरे को किसी दूसरे बैंक में जाता है। तो बेसिकली दो मेन स्टेप होते हैं आपके, ठीक है। एक तो हमारा ये है कि जब आप डिपॉजिट करते हो अपना पैसा, उसे प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। फिर बैंक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ भी खरीदते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं बेसिकली आपका मनी क्रिएशन के, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। फाइन, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये लिखना कैसे है, बाकी ये डेरिवेटिव चेक्स पढ़ लेना। डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होते हैं, सॉरी, तो डेरिवेटिव डिपॉजिट्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से पढ़ते हैं इसे, व्हेन द बैंक एडवांसेस लोन और प्रोवाइड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अगर बैंक किसी को लोन्स प्रोवाइड कर रहा है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कर रहा है। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हैं आप कि मान लो आपको आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपीज़ है, लेकिन आपको क्या है 50,000 की जरूरत है, तो 45,000 का जो बैंक है आपको ओवरड्राफ्ट दे देता है, ठीक है। दे डू नॉट पे द अमाउंट ऑफ लोन्स इन कैश, तो उनको कैश नहीं दिया जाता, आपको पता है इस सब चीज़ों में। बट दे ओपन एन अकाउंट, करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरोवर्स एंड अलाउ देम टू विड्रॉ द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय चेक्स। तो जनरली ये चेक्स से ही इसकी पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। इससे एक ट्रांसपेरेंट भी रहता है और प्लस इसमें ये इंश्योर रहता है कि जो करंट अकाउंट में जो बेसिकली पर्सन है, जो बिजनेसमैन का जनरली करंट अकाउंट होता है, वो क्या करते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। इन दिस वे बैंक क्रिएट डिपॉजिट, इसकी वजह से जो बैंक डिपॉजिट्स क्रिएट करता है, और दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। तो व्हाट आर डेरिवेटिव डिपॉजिट, वेरी सिंपल, कि जो बैंक्स होते हैं क्या करते हैं, वो लोन्स और ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कैश में नहीं बल्कि चेक में प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं इन द नेम ऑफ बोरोवर्स एंड अलाउ देम टू विड्रॉ द रिक्वायर्ड सम ऑफ चेक्स। इन दिस वे बैंक क्रिएट डिपॉजिट, इसकी वजह से बैंक डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो ये इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव डिपॉजिट क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। आपका रिज़र्व रेशियो क्या होता है, वो ऑलरेडी बता दिया है कि जो आप जिसमें से बेसिकली आपको जो कुछ रखना होता है कस्टडी में, आरबीआई की कस्टडी में रखना होता है या अपने पास भी रखना होता है, जो बेसिकली आप ऐसा लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते दूसरे को, दैट इज़ कॉल्ड द बेसिकली आपका रिज़र्व रेशियो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली इसको लिखोगे कैसे बोर्ड्स में, ठीक है, कुछ का इतना इसको डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना, इसके बाद इसके अजम्पशंस लिखना कि क्या क्या अजम्पशन होता है। सबसे पहले इसके अजम्पशंस ये हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मेनली आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ये प्रोसेस है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन यहाँ से आपका सब शुरू होता है। तो ऊपर वाली लाइन जो 2-3 लाइनें वो मैंने बता दी, वो लिख लेना। उसके बाद ये इसमें से जो है आप इसे सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, उसके चार जो इसके एजम्पशंस होते हैं, और ठीक है, इसके जितनी भी एजम्पशन 4-5-6 एजम्पशंस हैं, लेकिन आप 3-4 एजम्पशंस भी लिखेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। उसके बाद सीधा आपको ये बनाना है पूरा, ठीक है। देन यू हैव टू राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे आप, और उसके बाद लिखोगे लास्ट पैराग्राफ, दैट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप वही दोगे सिंपली, ये जो पूरी एक्सप्लेनेशन है बेसिकली आपकी ये पूरी, लेकिन इतना नहीं लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये यहाँ से लेके ये पूरी जो है पूरा आपकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लेकिन इसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिमिटेशन है, सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व रखने पड़ते हैं आपको। इसके एजम्पशंस ही बेसिकली इसकी लिमिटेशन का काम करते हैं। ध्यान रखना है कि आपका जो है द अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स इन द कंट्री डिटरमाइंस, कि जितना रिजर्व होगा उस हिसाब से आपका मनी क्रिएट होगा। अगर मान लो 80% रिजर्व बोल दिया आरबीआई ने, तो फिर 20% ही आगे दे सकते हो, तो मनी क्रिएट बहुत ही नॉमिनल होगा, ठीक है। तो लार्जर अगर कैश रिजर्व्स अवेलेबल है इकोनॉमी में, ठीक है, लार्जर विल बी द मनी क्रिएटेड बाय द। तो अगर ज़्यादा रिजर्व्स उनके पास अवेलेबल है लोन देने के लिए, बैंक के पास अगर वो ज़्यादा रिजर्व्स है लोन देने के लिए, तो ज़्यादा ही बेसिकली क्या होगा, इकोनॉमी में लोन प्रोवाइड होगा। और अगर कम रिजर्व रहेंगे उनके पास लोन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो रिजर्व रेशियो उसमें रखना है, और जो कैश जो लोन्स के जो फंड्स है उसमें अगर कम जा रहा है पैसा, तो डेफिनेटली लोन्स भी आपका कम रहेगा। दूसरी बात है दैट इज़ अ कैश रिजर्व रेशियो आपको पता ही है कि वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। तो अगर ये फिक्स करता है कौन, आरबीआई फिक्स करता है। अगर मान लो ज़्यादा आरबीआई ने ज़्यादा बोल दिया कि आप 40% मुझे देंगे,
ठीक है। 40% आप मुझे देंगे, बाकी आप जो है लोन प्रोवाइड करेंगे, तो 40% जो है फिर क्या है 60% ही हो पाएगा। तो अगर सेंट्रल बैंक जो है ज़्यादा फिक्स कर देगा तो ऑब्वियसली बात है लोन्स के अमाउंट कम होगा, ठीक है। जी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है इस बैंकिंग हैबिट्स। अगर आपकी बैंकिंग हैबिट लोगों की है, अगर बैंकिंग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर इफ़ दे आर, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर वो लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं, बिल से पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन आपके बैंक टू बैंक हो रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एक वो है। नेक्स्ट है डेट इज nature of the securities offered, an important factor that limits the power of the banks to create credit is that availability of adequate securities. Banks generally give the secured loan। तो आपको पता है बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटीज रखते हैं। अगर लोन्स ले रहे हैं तो आपको सिक्योरिटीज देनी जाएगी, मतलब आपसे ली जाएगी। तो अगर आपकी सिक्योरिटीज़, अगर आप कोलेट्रल नहीं है, आपके पास सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो उस केस में आपको लोन्स प्रोवाइड होंगे नहीं, ठीक है। सो उस केस में भी आपका जो है बैंक फिर क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्लियर, ठीक है। सो ऐसा क्रॉथर puts the bank does not create money out of thin air, it transmutes other forms of wealth into money, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम इसका मतलब है। नेक्स्ट दैट इज अ बिजनेस कंडीशन। क्या बिजनेस कंडीशन चल रही हैं? द पावर ऑफ द बैंक्स टू क्रेडिट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। कि हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी क्या है। जैसे मान लो जैसे अगर अगर बिजनेस प्रॉस्पेरिटी है तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इज़ रोजी, मतलब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा। बिजनेसमैन रिस्क लेगा डेफिनेटली, अगर क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर डिमांड रहेगी मार्केट में तो वो लोन्स लेगा, क्योंकि डिमांड को पूरी करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। उसकी वजह से जो आपका चीज़ सिस्टम हेल्दी सिस्टम रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल डिमांड है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपका बेकार है, तो आपके जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो भी आपके कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्रेडिट है वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट दैट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल बैंक का क्या रुख है ये सबसे इंपॉर्टेंट करता है। अगर सेंट्रल बैंक चाहेगा कि लोगों को लोन्स प्रोवाइड करने हैं तो वो उस हिसाब से फिर जो है बैंकों को भी इंस्ट्रक्शंस देगा, अपने जो है जितने भी उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो फीस इंस्ट्रूमेंट है उसे यूज़ करेगा। तो कैसी मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ पे सेंट्रल बैंक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मायने रखता है, ठीक है। द पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट अ क्रेडिट इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द मॉनेटरी और द क्रेडिट control policy of the central bank. As we shall explain in the next section, the central bank of a country has the absolute power of controlling the volume of credit of the country। ऑब्वियसली बात है जितना भी जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है, कितना क्रेडिट देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, कितना लोन जाना चाहिए लोगों के पास, कितना नहीं जाना चाहिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए, सारी की सारी पावर आपके सेंट्रल बैंक के पास होती है। अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। कैसे? कैश रिजर्व से, ठीक है, बाय एम्प्लॉइंग द वेरियस मेजर्स। और भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे OMO स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जिसे SRR बोलते हैं। आपको बता दूं कि दो तरह के रिजर्व रेशियो होते हैं। एक आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो या लिक्विड रेशियो इसे बोलते हैं। तो CRR क्या होता है? जैसे 1000 रुपीज़ है, 1000 में अगर RBI ने बोल दिया कि 10% आपको जो है CRR रखना है, मतलब इसका जो है 100 रुपीज़ आपको RBI के पास देने हैं, और लेट सपोज 10% ही आपका SLR है, और 100 रुपीज़ उसको बैंक को अपने पास रखने हैं। मतलब इन दोनों केस में आपका 100 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़, ये दोनों तो लोन दे ही नहीं सकते, मतलब 200 रुपीज़ बिल्कुल रिजर्व रख दिया जाएगा, ठीक है। तो SLR क्या होता है? वो डिपॉजिट्स, वो पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक को, जो वो पार्ट ऑफ मनी डिपॉजिट्स जो बैंक अपने पास रखता है, और CRR क्या होता है? वो पार्ट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक क्या है RBI को देता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। OMO आपको ऑलरेडी पता है, बैंक रेट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के RBI के। तो अगर वो फेवरेबल है लोन्स के लिए तो आपको लोन्स मिलेंगे, अगर फेवरेबल नहीं है तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया क्या क्या लिमिट्स होती हैं। अमाउंट ऑफ द कैश रिजर्व्स, कैश CRR जो कि RBI फिक्स करता है। फिर बैंकिंग हैबिट्स कैसी हैं लोगों की, क्या चेक टू चेक पेमेंट हो रहे हैं, क्या लोग कैश में ही प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। फिर कैसी सिक्योरिटीज़ ऑफर हो रही है, अगर सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर सिक्योरिटीज़ मतलब कोलेट्रल बहुत ज़्यादा डिमांड है तो अगर मतलब उतना ईजी नहीं होगा फिर, है ना। नेक्स्ट है सब बिजनेस कैसी कंडीशन, अगर प्रॉस्पेरिटी है, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा है तो डेफिनेटली लोग लोन्स लेंगे, उसकी वजह से मनी क्रिएट होगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी, RBI की क्या पॉलिसीज़ हैं वो सब भी मैटर करती हैं। देन दैट इज़ अ रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमी। ये जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या करता है। सबसे पहले है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, हमारी सेविंग को मोबिलाइज करता है। मोबिलाइज कहने का मतलब है हम लोग जो सेव करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट में मोबिलाइज कर देता है। वो किसी को वो ही पैसा हमारी सेविंग का किसी को ऐसा इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स प्ले ना इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल सेवर्स। दे सॉरी
ठीक है, mobilization of saving. So commercial banks play an important role in mobilizing savings from the individual savers. They provide to the households the most important agency where they accept deposit. Obviously बात हमने बोल दिया, और ये हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो सेविंग करते हैं, ठीक है. देन एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करता है, ये सेविंग को मोबिलाइज करके इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज कर देता है. उसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल फॉर्म होता है. अगर आप लोन्स आपको मिलेंगे तो आप क्या करोगे, आप उससे कुछ चीज़ खरीदोगे, उससे हमारा जो है कैपिटल फॉर्म होगा, ठीक है. वेरी सिंपल. नेक्स्ट दैट इज़ अ प्रोविजन फॉर फिनेंस एंड क्रेडिट. आपको जो है फाइनेंस एंड क्रेडिट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जितने भी जो कमर्शियल प्लेस अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस क्रेडिट फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड. बैंक हैव बिकम अ नर्व सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इन द प्रेजेंट डे इकोनॉमीज थ्रू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एंड क्रेडिट टू दैम. वी कैन नॉट इमेजिन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉमर्स and trade in the modern economy in the absence of the sound banking system. The important of the commercial banks. तो बेसिकली वेरी सिंपल कहने का मतलब है, आप खुद भी लिख सकते हैं इसको, कि हमारा जो मेन आपका जो है आपका जो इम्पॉर्टेंट रोल है आपका कमर्शियल बैंक का, कि वो फाइनेंस एंड क्रेडिट प्रोवाइड करता है. उसकी वजह से हमारी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में मोबिलाइज होती है. उसकी वजह से हमारी जो प्रेजेंट डे इकोनॉमीज है वो बहुत अच्छी चलती है, ठीक है. तो दिस इज़ ऑल थिंग्स यू कैन से. फिर हमारा फॉरेन ट्रेड में असिस्ट करता है बैंक्स प्ले अ वेरी, क्योंकि फॉरेन आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प करता है. कई बैंक्स के जो है स्पेशल फॉरेन एक्सचेंज के ब्रांचेस होती हैं, ठीक है. पेमेंट्स प्रोवाइड करता है इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को असिस्ट करता है. ये सब चीज़ें भी हेल्प करता है. फाइनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है. इट हेल्प्स इन द प्रमोटिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक ऑब्वियसली बात है, जो बैंकिंग होता है हमारे एक तरह का बैकबोन है पूरा इकोनॉमी का. हमारी सेविंग, हमारी इन्वेस्टमेंट को ये मोबिलाइज करता है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट को ईजी कैरी आउट करता है, कैपिटल को फॉर्म करता है. सो विच डेफिनेटली हेल्प इन डूइंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है. आप खुद भी अपने उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देख लीजिए. बाय मोबिलाइजिंग सेविंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है. देन कमर्शियल बैंक प्रमोट द बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि जो बैकवर्ड रीजन्स है वहाँ पे लोन्स प्रोवाइड करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सके, ताकि वहाँ पे जो है हो सके, मतलब डेवलपमेंट हो सके. एग्रीकल्चर को स्मॉल जो है बैकवर्ड एरिया वहाँ पे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाता है. तो ये सब कैसे प्रमोट होता है, बाय हेल्पिंग द बेसिकली द पीपल बाय गेटिंग द लोन्स. नेक्स्ट दैट इज मार्केट को एक्सटेंड करता है. ऑब्वियसली बात है, मार्केट एक्सटेंड होगा. जो गुड्स आर सप्लाइड बाय द ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर फार ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द बैंक. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कमर्शियल बैंक हैव हेल्प द ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन अनदर वे. जो गुड्स एंड सप्लाइड बाय द ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स टू फार ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द बैंक गारंटी. तो बैंक गारंटी ले लेता है. जैसे मान लो कि लेट सपोज ए काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो गुड्स है वो ईजिली ट्रैवल हो पाते हैं, क्योंकि उस ए पर्सन को पता है बी को कि दोनों इंश्योर्ड है. अगर कोई भी रास्ते में कोई चीज़ होती है तो बेसिकली बैंक उसकी जिम्मेदारी लेता है. तो ऐसे बहुत सारी गारंटी स्कीम्स होती हैं, उसकी वजह से मार्केट एक्सटेंड होता है. नेक्स्ट दैट इज डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप. Banks have assumed the role of promoting entrepreneurship in recent year, particularly in the developing country. They play important role in underwriting the new scripts and granting new financial assistance. तो नई इंडस्ट्री जो सेटअप होती हैं, जैसे स्टार्टअप्स बोला जाता है, उनको लिए स्पेशली लोन्स प्रोवाइड करते हैं. उनकी स्कीम्स आती हैं, बहुत सारी स्कीम्स आप पढ़ सकते हैं दिस डेज. तो हम ये कह सकते हैं राइटली द नर्व ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो है आपका कमर्शियल बैंक जो है या बैंकिंग सिस्टम है आपका, दैट इज़ अ नर्व सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो फाइनली हमने ये कर लिया है सारा. हमने मनी क्रिएशन कर लिया है, प्रोसेस मनी क्रिएशन का, फिर इसके लिमिट्स कर लिए हैं, और इसके रोल क्या कर लिया कमर्शियल बैंक से कंप्लीट कर लिया है. तो यहाँ पे बेसिकली हमारा यहाँ चैप्टर ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.